हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू योर पॉलिटी सेक्शन। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26th January 1950. The drafting committee was formed before the objective resolution was passed. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज इट डी नीदर 1 नॉट 2। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। All right, let's see the answer. Answer आपको देखने को मिलता है, it is only one. Now the drafting committee was formed after the objective resolution. This is important. Now दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो जो की डिटेल्स हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। नाउ आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली किसने प्रमोट किया था? इट वाज जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जो डेट है इट इज 13th December 1946। और की प्रिंसिपल्स क्या हैं जो आपको हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं? सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एम क्या था? बेसिकली गाइड करना फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि हम किस तरह को मूव करना चाहते हैं। और इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है इसका कहां पर? दैट इज इन द प्रियम्बल। राइट, नाउ इसकी जो अडॉप्शन है तो आप देख सकते हैं इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22nd January 1947। तो डेट याद रखनी है। प्रेजेंट कब किया गया था? December 13, 1946। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया है? 22nd January 1947। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ड्राफ्टिंग कमिटी कब बनी है? इट इज August 29th 1947। तो आप यहां से देख सकते हैं जो ड्राफ्टिंग कमिटी है वो बाद में बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने कब अडॉप्ट कर लिया था? 22nd January 1947। और ड्राफ्टिंग कमिटी हमारी बनी है अगस्त में। ठीक है, सो आपकी जो स्टेटमेंट है सेकंड वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो चेयरपर्सन बन जाते हैं बी आर अम्बेडकर। और यहाँ पर 7 मेंबर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम सभी के। दैट इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मिट्टर एंड डी पी खेतान। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी कि बेसिकली ड्राफ्ट करना है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। और उनकी की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं? इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। राइट, सो फाइनल ड्राफ्ट की सबमिशन की अगर बात करते हैं तो इट वाज 4th November 1948। और अडॉप्ट कब किया गया असेंबली के द्वारा? इट इज 26th November 1949। सो अडॉप्शन आपको 26 November 1949 की देखने को मिलती है, लेकिन कमेंसमेंट कब की है, एनफोर्समेंट कब की है? इट इज 26th January 1950। नाउ एज यू नो 26 January 1950 को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? पहली बार रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी को ही हमने क्यों चूज किया? क्योंकि हम पूर्ण स्वराज डे उसको मनाते थे। ठीक है, सो एज यू नो यहाँ पर दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज बोरोड फ्रॉम द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी प्रोविजंस, और इज इट डी फेडरल स्ट्रक्चर? नाउ अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर है इमरजेंसी प्रोविजंस। नाउ वीमार रिपब्लिक आपको कहां पर देखने को मिलती है? दैट इज जर्मनी। एंड जर्मनी से ही हम कह सकते हैं हमने इमरजेंसी प्रोविजंस ली, एंड दैट टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो आपको देखने को मिलता है दैट इज टेकन फ्रॉम द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। सो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल आपको 358 और 359 देखने को मिलते हैं। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन में जाता है अंडर आर्टिकल 358। 359 की बात करते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्डर। ठीक है, सो ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो देखने को मिलते हैं वो हमने कहां से लिए हैं? दैट इज वीमार रिपब्लिक। सो आप यहां पर देख सकते हैं बोरोड फीचर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये है कि हम पूरे टॉपिक को ही रिवाइज कर लें। ठीक है, तो सिर्फ हम लिमिटेड उस तक नहीं रहेंगे, हम सारी रिवीजन कर लेंगे। तो बोरोड फीचर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, वहां से हमने क्या क्या लिया है? फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी,
ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। नाउ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो वहां से क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेजिडरी पावर्स जो आपको सेंटर के साथ देखने को मिलती हैं वो प्रोविजंस ली हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करते हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। वीमार रिपब्लिक की बात करते हैं, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जो आपको सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिलता है प्रियम्बल में, वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से की बात करते हैं तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडियल्स लिए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बोरोड फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने को मिलता है, regarding the Indian constitution consider the following statements. It is a mixture of borrowed elements from various constitutions. It does not have any provisions that are purely indigenous, not influenced by any foreign constitution. Correct statements बतानी है, one only, two only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 ओनली, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है, इट डज नॉट हैव एनी प्रोविजंस दैट आर प्योरली इंडिजिनस, ऐसा नहीं है, कुछ इंडिजिनस प्रोविजंस भी हमको देखने को मिलती हैं। दो बहुत सारे फीचर्स हमारे बोरोड हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिजिनस फीचर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। सो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, बाकी फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। आपको एक मिक्सचर देखने को मिलता है बोरोड एलिमेंट्स का, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यूनिटरी, फेडरल, क्वाजी फेडरल और कॉन्फेडरेट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सभी का करेक्ट होना चाहिए। आज के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, तो आज प्लीज कोशिश कीजिए कि आपके सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो एंड सारे ही क्वेश्चंस सही भी हों, ठीक है। सो यहां पर अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है विच इज क्वाजी फेडरल। ना क्वाजी फेडरल फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सो सेंट्रल डोमिनेंस ओवर स्टेट्स एंड रेजिडरी पावर्स जो एग्जिस्ट करती हैं वो सेंटर के पास ही एग्जिस्ट करती हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, किसके लिए, सेंटर और स्टेट्स के लिए। सिंगल सिटीजनशिप एग्जिस्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी है अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आपको देखने को मिलता है अमेंडमेंट्स में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स भी सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो सारी कंट्रोल ही कौन ले लेता है, सेंटर ले लेता है। ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं तो एक यूनिफॉर्म सर्विस आपको देखने को मिलती है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS एंड IFS, फॉरेस्ट सर्विसेज। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है राज्यसभा में। लार्जर स्टेट्स हैव मोर रिप्रेजेंटेशन अनलाइक ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर, ट्रू फेडरलिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी आपको सेंटर के पास ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी ही क्या हो गई, ये फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन ये टुवर्ड्स किसके हैं, सेंटर के टुवर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following documents had a major influence on the framing of the Indian Constitution? Magna Carta, Nehru Report, Indian Councils Act, or is it Government of India Act 1919? Again a simple question, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज दी नेहरू रिपोर्ट। ना नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1928 में हुआ था। ये किसके ड्रॉबैक में आपको देखने को मिला, 1927 में जो साइमन कमीशन आया था ना। साइमन कमीशन बेसिकली क्या था, यहाँ पर सारे ही व्हाइट पीपल थे, दैट इज वाई यहाँ पर गो बैक साइमन के नारे भी लगे थे। तो 1928 में आपको नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश करी गई 1928 में, और इसका इन्फ्लुएंस आपको हमारे आज जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डोमिनियन स्टेटस, बिल ऑफ राइट्स की बात की गई थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी, इक्वल राइट्स दिए गए थे विमेन को, फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, और सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि आज भी आपको देखने को मिलते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे राइट्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन,
राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोस्पेरिटी, ये सारी आपको देखने को मिलती हैं कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड देखने को मिला। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, रिजेक्ट किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और क्रिटिसिज्म की अगर बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट करी थी और ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए भी ये अनअक्सेप्टेबल था। ना लेगेसी की अगर बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड इट लेड टू द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको पूर्ण स्वराज कहा गया था 1929 में। पूर्ण स्वराज की तरफ हम मूव करे थे। हमने बोला था डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट की जो फीचर्स हैं वो आज भी आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Who was the constitutional advisor to the Constitutional Assembly of India? B.N. Rao, K.M. Munshi, Sardar Patel, or is it Dr. Rajendra Prasad? So again, a very simple question, static question है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज B.N. राव। सो B.N. राव के बारे में जान लेते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। सो ही वाज नोन एज सर बेनेगल नरसिंह राव। He was appointed in 1946. He was a legal expert and advisor. अगर हम इनके contributions की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने यहाँ पर एक तरह से एडवाइज किया है, कंपैरेटिव स्टडी की है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए हैं जो बेस्ट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। अगर हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं तो वर्कड क्लोजली विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड ही प्रोवाइडेड टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस। सो laid down the foundation of the Indian Constitution and इनका significant influence आपको final draft में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये आपको देख सकते हैं contributions हैं B.N. राव की Constituent Assembly में। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। Number 1, it is non-justiciable. It was amended by 44th constitutional amendment. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और is it D, neither 1 nor 2। आपको प्रीएम्बल के बारे में पूछा गया, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो आंसर है ये सभी का करेक्ट होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 ओनली। ये नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन क्या 44th अमेंडमेंट से किया गया था? इट वाज डन बाय 42nd अमेंडमेंट। यहां पर 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट। सो हम प्रीएम्बल के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेज में। डेट ऑफ अडॉप्शन की बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। राइट। अमेंडमेंट्स की अगर बात करते हैं तो 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। एंड सिग्निफिकेंस की बात करी जाती है तो इसको कहा जाता है इट इज नोन एज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लैरिटी है। सो दीज आर द की फीचर्स दैट आर रिलेटिंग टू प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following inspired the concept of constitutional republic in India? French Revolution, American Revolution, Russian Revolution, or it is Irish Revolution? Again a simple question. वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर को मार्क कीजिए। All right, let's see the answer. आंसर आपको देखने को मिलता है अमेरिकन रेवोल्यूशन से। ना एज यू नो, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की जो हमारी आइडियल्स हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और अमेरिकन रेवोल्यूशन से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक की इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिपब्लिक गवर्नमेंट इज बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीडर्स जो हैं यहाँ पर इलेक्टेड हेड होते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिक्स टर्म रहता है रिप्रेजेंटेटिव्स का, इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। तो यूएसए, इंडिया, फ्रांस आपको मेजर रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं। एडवांटेज क्या रहती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम टाइरनी रहता है, राइट्स दे आर सेफ गार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो आपको एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्लैरिटी है। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एग्जॉस्टिव एंड नो न्यू आइटम्स कैन बी एडेड टू इट।
1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 ओनली. नाउ जो यूनियन लिस्ट है, येस इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है. इसमें अगर हम नई आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं. कैसे? बाय एन अमेंडमेंट. हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पर यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, तो एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है, सो आप देख सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वी कैन ऐड द स्टेटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने को मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड बाय अमेंडमेंट्स आफ्टर इट्स ओरिजिनल अडॉप्शन? पार्ट 4A एंड 9B, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, पार्ट 12 एंड पार्ट 14, एंड लास्टली आपको देखने पार्ट 10 एंड पार्ट 11. सो आपको बताना है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने बाद में कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया है. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है ए. कैसे? अगर हम 4A की बात करते हैं तो इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज. 9B की अगर बात करते हैं तो 9B एग्जिस्ट करता है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज से. किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज. राइट, सो ये बाद में ऐड की गई थी. फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ऐड करी जाती हैं? 42nd अमेंडमेंट से ऐड करी जाती है. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करते हैं तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है जी, क्लैरिटी है? आई होप आपको समझ आया होगा. तो आप देख सकते हैं न्यू पार्ट्स कौन कौन से ऐड हुए हैं. 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 14A बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, याद रखना है. सो आपको यहाँ पर 14A देखने को मिलता है, ट्रिब्यूनल्स. एंड 14A जो GST आपको देखने को मिलता है, वो GST आपको काउंसिल देखने को मिली अंडर आर्टिकल 279A, है ना. तो 279A के तहत आपको देखने को मिलता है GST काउंसिल. सो दीज आर सम ऑफ द न्यू पार्ट्स दैट हैव बीन एडेड आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंस्ड. ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे ही की फीचर्स बनते हैं, इनमें से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. ज्यादा फैक्चुअल आपको देखने को मिलते हैं, एंड इवेंचुअली आप इस सेशन के बाद अपने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर सकते हैं. सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.